Assalamu alaikum. Okay, today we have to discuss May June 2022 IGCSE paper variant 2-1 पेपर 2 वेरिएंट 1 ऐसे ही है। जो हमने कल डिस्कस किया था 2000 मई जून 2022 था, उसी के ही मैंने कहा था कि अब आपने वेरिएंट 1 अटेम्प्ट कर। So we are going to discuss today IGCSE 058021 May June 2022. ओके, क्वेश्चन 23 पार्ट ए जी। उससे पहले कोई और क्वेश्चन है? 18 और 14। 18 मुश्किल था। ओके जी, 18 पहले ये सर्कल वाला एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ओके, क्वेश्चन 18 फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। It says A, B, C, and D are points on a circle. TU is a tangent to the circle at D. DA is parallel to CB. DA is parallel to CB. So ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। Find the value of x and the value of y. So we have to find the value of x and the value of y. जी, कैसे फाइंड करेंगे हम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई? जी, आईजीसीएससी वाले बताएंगे, खैर ओ लेवल वाले भी बताएंगे, लेकिन आईजीसीएससी वाले स्पेशली। x is equals to 38. जी, x is equal to 38। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो निकल आएगा लेकिन आगे नहीं होगा। देखिए, ये अगर x ओ लेवल वालों से नहीं निकल रहा तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन आईजीसीएसई वालों से निकलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो कि आईजीसीएसई में है लेकिन ओ लेवल में नहीं है। वो क्या है प्रॉपर्टी? प्लीज, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। जरा पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं। सिर्फ आईजी जी, ये आईजीसीएसई के लिए एक प्रॉपर्टी है। क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये है कि आपके पास जब भी एक टेंजेंट बनता है, जब वो टेंजेंट किसी भी एक कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, मींस ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है, सपोज दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज एक्स। सो वो जिस कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है, उस कॉर्ड से, वो कॉर्ड ये वाला है ना, ये कॉर्ड है ना, वो इस कॉर्ड के साथ में एंगल बना, इस कॉर्ड से जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, वो और एंगल एक्स दोनों इक्वल होंगे। मीन इस कॉर्ड से एंगल कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। सो दिस एंगल एंड दैट एंगल विल बी इक्वल। सो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी होगा एक्स। सो दिस इज कॉल्ड
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इसी तरह अगर आपका एंगल यहां बन रहा हो, ये एंगल बन रहा हो इधर, टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ अगर एंगल बना रहा हो, तो अब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड एंगल कहां बना रहा है? एट सर्कमफ्रेंस हियर, सो दिस एंगल विल आल्सो बी y। सो दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, ये ओ लेवल में के सिलेबस में कहीं नहीं है, आएगी भी नहीं। लेकिन आईजीसीएसई के सिलेबस में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये है। तो अब आप बताइए, वैसे ओ लेवल वाले भी आप बता सकते हैं कि व्हाट इज एक्स नाउ। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे? 38 होगा। सो एक्स अगर आपके पास 38 है, और अब आपको फाइंड करना है वाई। जी, अब वाई कैसे फाइंड करेंगे? जी, अगर आप देखिए तो ये एंगल बी, हम बहुत से मेथड्स हैं, हर कोई डिफरेंट वे से वाई फाइंड करेगा। जी, सबसे पहले तो आप देखें कि वन, एक साइक्लिक प्रॉपर्टी आ गई है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सो अगर ये एंगल 60 है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल क्या होगा? दैट विल बी 120। याद रखिए, मैं कोई एक मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपने किसी डिफरेंट मेथड से वाई फाइंड कर लिया। सो अगर ये आपके पास आ गया 120, सो अब बताइए यहां से वाई फाइंड करने के लिए क्या किया जाए? किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? 120 को और 38 को 180 में से मैं, ओके, आप जो बता रहे हैं बेसिकली आपके पास ये रीजन है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों है पैरेलल, और जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो सी शेप बनती है, जो यहाँ यू शेप बन रहा है, जो यू शेप बनता है ये वाला, उन इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है? 180। सो इसका मतलब कि दिस एंगल कंप्लीट एंड दिस एंगल कंप्लीट, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। अब अगर वो 120 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 60। 180 माइनस 120, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? 60। इसका मतलब x प्लस वाई 60। तो फिर y क्या हुआ? x 38 है तो 60 माइनस 38 मीन y विल बी 22। ये वाली, ये तो है, इसमें कौन सी? ये तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चन को y फाइंड करने के लिए साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज की है, वो दोनों के सिलेबस में है। और पैरेलल लाइन तो आपके पास वैसे ही दोनों के सिलेबस में है। जी, क्लियर है। 18 के बाद नेक्स्ट बताइए। 40 या 14? 1 4, 40 तो खैर है ही नहीं इसमें। सो 1 and 1 4। A train passes through a station at a speed of 108 kilometer per hour. The length of the station is 120 meter. याद रखिएगा कि जो लेंथ दी है उसने मीटर्स में दी है, और जो स्पीड उसकी है वो किलोमीटर पर आवर में। कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स। The train takes 7 seconds to completely pass through the station. So 7 seconds में वो completely pass करती है through the station. Work out the length of the train. So length of the train वो कितनी है कि उसको पास करने में टाइम 7 सेकंड लगते हैं? नहीं, वर्कआउट द लेंथ ऑफ द स्टेशन इज 120। जो आपके पास जो स्टेशन की लेंथ है वो 120 मीटर है। जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। किस किस ने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है? 1 2 3 4। अगर उल्टा पेपर कर दिया चलेगा। आपने उमेर क्यों नहीं किया? फहीम, तो क्या हुआ? ये पेपर में वही कॉन्सेप्ट वही है ना?
ये पेपर में अगर आपने, ये हो सकता है इस दफा आईजीसीएसई में ये क्वेश्चन सपोज यही आ गया है, और कमिंग 2024 में ये फकीम के पेपर ओ लेवल में ये क्वेश्चन आ जाए, क्या करेंगे? कहेंगे आईजीसीएसई का मैं छोड़ रहा हूँ। ये सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये क्वेश्चन एक दफा ट्राई करें सब। ये सब अटेम्प्ट करें। ये एक बात तो कंफर्म है, जो स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में, बिल्कुल चेंज कीजिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करें।
सॉरी, आई वॉज म्यूटेड और मुझे अब रियलाइज हुआ कि आप लोगों ने तो, खैर जो ऑनलाइन है उन्होंने लगता है मुझे कर लिया है, उनको जरूरत भी नहीं है। जी कैसे करना है क्वेश्चन, किसी ने अटेम्प्ट किया ये? जी मरियम बताइए। सर पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 108 को into meters per second, then we get 30 meters per second, and then we have to find the distance. So we'll multiply that with 7 and we'll get 210, and then we'll minus that with 120. 210 में से क्या माइनस करेंगे आप? 120. 120। और वो माइनस करने की रीजन समझ आ रही है? ये भी ठीक है। जी आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके जी, देखिए इधर प्लीज। आपको सबसे पहली बात कि सारी यूनिट्स मीटर्स में और सेकंड में हैं, तो जहां में जो स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 ओवरऑल नीचे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सो ये बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, 30 मीटर पर सेकंड। अगर हम ये जो स्पीड है 30, इससे हम टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 7 सेकंड में अगर बात करें कि 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो उसका डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज 30 एंड टाइम इज 7, सो 30 इंटू 7 इज 210। सो इसका मतलब कि ट्रेन ने 210 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7 सेकंड्स में। ऐसा ही है। लेकिन उन 210 मीटर्स में से 120 मीटर के लिए द ट्रेन वॉज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। ऐसे ही है ना? उन 210 में से तो 120 मीटर तो वो है जब उसने बेसिकली जहां से स्टार्ट किया 210 स्टार्ट हो गया, तो उसमें से फर्स्ट 120 मीटर या एंड वाले 120 मीटर आप कह सकते हो, तो ये तो वो 120 मीटर है ये वो बिल्कुल ट्रेन, आप कह सकते कि वो स्टेशन के सामने थी। सो 210 में से अगर आप 120 माइनस करें, तो देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 210 माइनस 120 इज 90 meters. दिस इज वन वे। अगर होता है ना कि किसी एक पॉइंट के सामने से ट्रेन गुजर रही है, अगर कोई एक पॉइंट होता उसमें उसमें अगर आपके पास जिस स्टेशन की यहाँ पे लेंथ है वो अगर शामिल ना होती, तो किसी एक पॉइंट के सामने से अगर आपसे पूछता पूछता कि वो बताता कि वो 7 सेकंड में उस पॉइंट के सामने से पास हो रही है, तो इसका उस पॉइंट की अपनी कोई लेंथ नहीं है, तो जो लेंथ आएगी वो फिर ट्रेन की लेंथ होगी। लेकिन अगर उस पॉइंट की भी लेंथ इटसेल्फ है, वो 3 मीटर है, 20 मीटर है, या यहाँ पे जिसका 120 मीटर है, इसका मतलब वो लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और मेथड भी है, इसको यूं कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आपको पता है कि 30 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड। आप पहले स्टेशन स्टेशन की लेंथ 120 मीटर को आप देखें कि स्टेशन की लेंथ 120 मीटर, उस लेंथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। आप क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू वन डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ही उस स्टेशन की लेंथ था 120, और उस स्टेशन की लेंथ 120 को डिवाइड किया 30 से स्पीड से, तो हमें टाइम मिल गया 4 सेकेंड। सो इसका मतलब ये 4 सेकेंड है जो कि उस स्टेशन की लेंथ को कवर करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल टोटल टाइम कितना, 7 सेकेंड। इसका मतलब रिमेनिंग कितना टाइम हुआ, रिमेनिंग 3 सेकेंड। सो रिमेनिंग 3 सेकेंड से आप ट्रेन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ मीन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो स्पीड इज 30 एंड टाइम इज 3। सो उससे भी आपके पास क्या आएगा, 90 मीटर। और भी कोई मेथड है? और भी हो सकता है।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आपको पता है स्पीड है 30। अब डिस्टेंस है, बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगी और लेंथ ऑफ स्टेशन भी होगी। आपको लेंथ ऑफ स्टेशन पता है 120 और लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता, उसको आप कर लें x। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा और टाइम कितना है 7। सो इससे 7 उधर मल्टीप्लाई करें आप, 7 टाइम्स 30 210 माइनस 120 से भी x क्या आ जाएगा 90। तो ये मैंने 3 मेथड बताए हैं, जो भी इसमें से आपको समझ आया है उससे आप कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 23 पार्ट ए। जी 23 पार्ट ए अगर आप देखें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसको भी तो मैं 2 मेथड से करूंगा। एक मेथड कंप्लीटिंग द, ये देखा जाए तो ये x स्क्वायर प्लस 10 है, 8x प्लस 10 का स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ है यहाँ पे। क्या आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, स्क्वायर कंप्लीट करना आता है? सो अगर आप लेक्चर्स देखेंगे ना क्वाड्रेटिक एक जहाँ पे, उसमें कहीं क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होगा। अगर आपको एक लेक्चर सुन लेंगे तो काफी डिटेल में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं इसका शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, अगर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं, सुनिएगा प्लीज। सो अभी मैं शॉर्ट ही बताऊंगा डायरेक्ट। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसका यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हमेशा वो जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म, उनके साथ आपका लिंक होता है। सो फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्वायर के अंडर एक्स, और जो सेकंड टर्म होगी 8 यहां लिखा हुआ है, एक्स के साथ जो टर्म होगी उसका हमेशा करना होगा हाफ। 8 है तो 8 का हाफ इज 4। तो मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो आपने लिख दिया एक्स प्लस हाफ ऑफ 8 इज 4। तो ये हमेशा होगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, और बाहर हमने हमेशा इसी नंबर का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट होगा, मीन 4 स्क्वायर, और एंड पे 10 ऐड कर देंगे। ये देखा जाए तो रटा है, लेकिन अगर आप कंप्लीट स्टेप देखना चाहते हैं तो वो जो लेक्चर है क्वाड्रेटिक्स का जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने कंप्लीट मेथड बताया हुआ है, वो अगर आप करें तो उसमें कंप्लीट मेथड भी आएगा, और मैं इसको कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट मेथड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है हयान को ये बात समझ नहीं आई, डाइजेस्ट नहीं हो रही, समझ तो आ गई होगी। एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज -16, -16 प्लस 10 इज एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, ये क्या बन गया -6। तो आप बताइए व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू। मैं मेथड दोबारा बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आंसर देके बताइए व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू। P is 4 and Q is -6। साइन पेपर किया आपने ये? ओके, कितने क्वेश्चंस किए हैं? 23 तक। ओके जी, इसको मैं कंप्लीट मेथड बताता हूं अब। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट मेथड, ये लिखा हुआ है, देखिए स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आपको या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए तो ये होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अगेन आज के इस लेक्चर में फौरन से बात समझ नहीं आएगी, जिनको अगर पहले आता है तो उनको आएगा, अदरवाइज बेहतर ये कि वो आप लेक्चर देखें। तो ए स्क्वायर बताइए क्या बनेगा, ए स्क्वायर ऊपर से देखे बताइए एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। सो ए क्या बन गया एक्स, आगे यहाँ क्या लिखना है 2ab। सो व्हाट इज ए इज एक्स। सो व्हाट इज बी, बी क्या है कि इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8x बने। 2 टाइम्स x टाइम्स व्हाट नंबर विल मेक इट 8x, इट इज 4। सो बी क्या आ गया 4। सो अगर बी आ गया 4 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, और ये वाला 10 एंड पे एज इट इज। अब अगर आप देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया,
ये है 8x, ये 10 एज इट इज। ये जो 4 स्क्वायर है ये तो ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये हमने खुद से 4 स्क्वायर ऐड किया है ताकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। लेकिन क्या हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी 4 स्क्वायर माइनस भी कर दें। अब ये कंप्लीट देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन ए इज x प्लस बी इज 4 होल स्क्वायर। और एंड पे उधर क्या लिखा हुआ है, -16 प्लस 10 which will become x plus 4 whole square minus 6, मतलब p is 4 and q is -6। तो प्लीज बेहतर है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है, ये उसका एक जो लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड है उसको कंप्लीट सुन लें। और ये भी नहीं करना तो फिर एक और जुगाड़ भी है, वो क्या है, नहीं वो आपके लिए बैकअप है किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ। आप क्या करें कि आप लेफ्ट साइड के साथ मत खेलें, आप राइट साइड को ओपन कर। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस पी होल स्क्वायर। एक्स प्लस पी होल स्क्वायर ओपन करना आता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन 2px प्लस बी स्क्वायर मीन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब आप क्या करें, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पे बताइए कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए ना, लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट और राइट पे एक्स का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। बताइए दोनों तरफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर भी 1 है और उधर भी 1 है, वो तो इक्वल है, उससे कुछ नहीं हो रहा। आप दोनों तरफ x का कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट पे x का कोफिशिएंट क्या है, 8, और राइट पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2p। सो इसका मतलब 2p इज इक्वल टू 8, 2p इज इक्वल टू 8, और यहां से p की वैल्यू आ गई 4। तो आपने x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, उससे कुछ नहीं मिला, x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, p मिल गया। अब आप कंपेयर करें कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें x नहीं होता। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म बताइए क्या है, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म इज 10 प्लस 10 इनफैक्ट, और राइट पे कांस्टेंट टर्म क्या है, जी कांस्टेंट टर्म वो है जिसमें x नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू। सो लेफ्ट पे है पी स्क्वायर प्लस क्यू, और p आप फाइंड कर चुके हैं पहले से। सो आप वो p यूज करें, p था आपका 4, 4 स्क्वायर 16, सो 10 माइनस 16 is equal to q, so q is, so this is another way of finding p and yes, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं सीखेंगे आप, बस जुगाड़ देखते जाएंगे, वो आना चाहिए, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए जी। और बताइए भाई नेक्स्ट 19, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 19। In the diagram AB is parallel to PQ, AQ and PB intersect at X, AX is equal to XQ, ये डायग्राम में भी इक्वल शो हो रहे हैं। Complete the following statement, AX is equal to XQ, XQ is given information, ये तो given है, एक information given है। एंगल BAX, एंगल BAX बोले तो ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको हम कैसे लिखें, PQX, ये क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, ऐसे ही है साइन। वो याद है जी शेप जो बनाते थे हम, यहाँ पे तो खैर उल्टा जी बन रहा है। सो ये जी शेप जो बन रही है, इसमें ये जो टू एंगल्स हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। हाँ जी, वो वर्टिकल ऑपोजिट होता है। सो इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, बिकॉज, बिकॉज मीन, बिकॉज क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, आप बताइए एंगल ए एक्स बी किसके इक्वल है, ये वाला एंगल,
ये इक्वल है इस एंगल के, मतलब इसको हम लिखेंगे ए एक्स बी था तो इसको हम लिखेंगे क्यू एक्स पी। और इसकी रीजन क्या है, जहां भी टू लाइंस क्रॉस करती हैं ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं ऑपोजिट एंगल, या इसको बेस्ट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यार मिल सकते हैं बट बेहतर यह है कि ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट ना लिखें, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखें या वर्टिकल एंगल लिखें। ओके जी, इससे क्या प्रूव हो रहा है, कहते हैं इससे प्रूव ये हो रहा है कि ट्राइंगल ए बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी एक्स बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से पास हो रहा है ये, एंगल एंगल साइड से हो रहा है, टू एंगल्स और एक साइड प्रूव हो रही है, ऐसे ही है। टू एंगल्स जो आपने अभी प्रूव किया है वो टू एंगल्स और एक साइड से प्रूव किया, एक साइड ये इक्वल गिवन थी, सो बाय यूजिंग द टेस्ट एंगल एंगल साइड से वो प्रूव हो रहा है कि दिस इज कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो बताइए पी एक्स किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू बी एक्स बिकॉज द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्योंकि हमें साइम ये बात पता है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जब प्रूव हो चुके हैं हो जाए एक दफा, तो उनके सब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और सब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। ओके जी, 11 बी की तरफ चलते हैं, वो क्या है। The two triangles are the cross section of, अच्छा ट्राइंगल्स किधर है, वो ऊपर बनी हुई है, ये ऊपर ट्राइंगल्स थी। बी पार्ट में कहते हैं द टू, ऊपर जो टू ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हैं। अब कहते हैं द टू ट्राइंगल्स आर क्रॉस सेक्शंस ऑफ टू मैथमेटिकली सिमिलर प्रिज्म्स। The volume of the larger prism is 320. Calculate the volume of the smaller prism. Again, similar shapes के लिए बताइए आपको फॉर्मूला ये पता है, वॉल्यूम वन ओवर वॉल्यूम टू इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। वॉल्यूम के लिए क्यूब होता है। अब आपको वॉल्यूम वन पता है, आप ऐसा कर लें, लार्ज वॉल्यूम को वॉल्यूम वन कह दें, लार्ज को वन कह दें और स्मॉल को टू कह दें। ये वन लार्ज है और टू स्मॉल है। सो वॉल्यूम वन हमें पता है और वो क्या है 320, और वॉल्यूम टू हमने फाइंड करना है L1 ओवर L2। तो उसी प्रिज्म की जो बेस है वो क्रॉस सेक्शन है, वो ऊपर ट्राइंगल्स बनी हुई है, तो उनकी कोई भी टू कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ ले लें। सो कौन सी टू कोरेस्पॉन्डिंग ले लें, 8 और 6 ले लें। क्या ये ए बी और पी क्यू कोरेस्पॉन्डिंग है, ये चेक कर लें, ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग पी क्यू या यस। सो 8:6 ले लें, 8/6 क्यू। सो यहां से अब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वैसे अगर आप इसकी कैलकुलेशन वैसे भी देखें, पहले कैंसिल अगर करना चाहते हैं तो नीचे अंदर आ जाएगा 4/3, तो ये बनेगा 320/v। 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। सो अब आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपने ही शायद 12 भी कहा है किसी ने, मैंने पढ़ा था अभी चैट में। जी 12 भी है, 12 एंड 13 भी है। ओके जी 12 देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 4:5 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। पेंटागन की सबसे पहले तो आप इंटीरियर एंगल का सम बताइए क्या होता है, 540। और अगर ये सम में नहीं आता तो क्या करेंगे हम, n-2 इंटू 180 के फॉर्मूला से सम पहले फाइंड कर लेंगे। n क्या है 5, तो 5-2 इंटू 180 विच इज 540। अब अगर ये रेशियो सेम है, अगर सबकी रेशियो सेम है, इक्वल है रेशियो,
मीन रेशियो सेम का मीनिंग पहले जरा समझते हैं कि क्या होता है। अगर मैं ये कहूं कि 1:3 है किसी क्वांटिटी में, इसका क्या मतलब है कि अगर वो एक क्वांटिटी ए क्वांटिटी 1 है तो बी क्वांटिटी क्या होगी 3 है। अगर ए क्वांटिटी 2 है तो बी क्वांटिटी क्या होगी 6 होगी। ऐसे ही है, अगर क्वांटिटी ए 3 है तो बी क्वांटिटी क्या होगी 9 होगी। अगर क्वांटिटी ए 5 है तो क्वांटिटी बी क्या होगी 15। मीन आपकी हम ए और बी को हम 1x और 3x ले सकते हैं। ऐसे ही है ना, हम ए को और बी को, क्योंकि हमें पता है कि एक सेम नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह अगर आप देखें तो इधर एक सेम नंबर वो x क्या था 3 मल्टीप्लाई हुआ, इस केस में वो सेम नंबर क्या था वो 5 हुआ, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी 5 मल्टीप्लाई हुआ 15 हुआ। सो बताना ये चाह रहा हूं कि अगर रेशियोज हूं किसी टू क्वांटिटी में, रेशियो 2:3 हो तो हम उनको 2x 3x ले सकते हैं। मीन जो भी नंबर दोनों के साथ लें वो सेम नंबर होगा, क्योंकि रेशियो आपको सेम रखनी है। तो आप इन सब क्वांटिटीज को आप 4x, मीन हम एक एंगल को कह सकते हैं 4x, दूसरा एंगल हम कह सकते हैं 5x, तीसरा एंगल इज 5x, फोर्थ एंगल इज 7x एंड फिफ्थ एंगल इज 9x। तो हमने वो कह लिया अगर उनकी रेशियो ये है तो इसका मतलब हम सब एंगल, हर एंगल को हमने क्या लेट कर, एक एंगल होगा 4x, दूसरा 5x, 5x, 7x, 9x, इन सब का सम क्या होगा 540। इन सब का सम क्या होगा आपको पता है, इन पांचों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 540। सो अब इन सबको, अब यहां से पहले आप x फाइंड कर लें, जब x आ जाएगा तो रेशियो समझ जाएगी। तो x क्या आ रहा है, इन सबको ऐड किया तो 30 बन रहा है, 30x is equal to 540, so x is 18। सो x अगर 18 है तो अब आप हर एंगल बता सकते हैं। सो 4x मीन 4 इंटू 18, 5x मीन 5 इंटू 18, 7x मीन 7 इंटू 18, 9x मीन 9 इंटू 18। तो 4 इंटू 18 कितना बन रहा है? अच्छा हमने तो लार्जेस्ट करना है, ये सारे करने की जरूरत नहीं है। सो 9x लार्जेस्ट होगा ना, तो 9 इंटू 18 विच इज 162। So the largest angle is 160। तो ये मैंने x खुद से लिया, अगर आप x नहीं करना चाहते तो कुछ और अगर करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ओके जी, 13 भी किसी ने शायद कहा है, 13 भी कहा है अलवीना ने। 2 into 10 power 100 minus 2 into 10 power 98 giving your answer in standard form। ओ लेवल वाले याद रखिए, कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउ है आपको। वैसे इसको करना कैसे चाहिए, पहली कोशिश हम ये करते हैं कि हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, जिससे आप विदाउट कैलकुलेटर करते होते हैं। तो क्या है इन दोनों में कॉमन, टू, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, दोनों में टू कॉमन आ रहा है। ऐसे ही है 10 पावर क्या है जो दोनों में कॉमन है, 10 पावर 98 दोनों में आ रही है, तो 10 पावर 98 भी कॉमन ले। सो 2 भी मैंने कॉमन ले लिया और 10 पावर 98 भी कॉमन ले लिया। अब बताइए बचा क्या, फर्स्ट टर्म में से 2 भी कॉमन आ गया, 10 पावर 100 में से 10 पावर 98 कॉमन आया, तो 10 पावर 2 रह जाएगा सिर्फ, माइनस सेकंड टर्म में से 2 भी कॉमन आ चुके, वो 10 पावर 98 भी कॉमन आ चुका है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, right? So we got 2 into 10 power 98 into 10 square is 100 minus 1 is 99। कौन सा मेथड है, ओ लेवल है आईजीसीएसई है? ओ लेवल में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट? और फिर आप वो 10 पावर 100 कॉमन लेते हो, सेम हो जाती है, अच्छा वो कर लेते हो, वो भी ठीक है। नहीं, जो आप वाला मेथड है वो बाकी सुनेंगे तो बड़ा चले, हर किसी को जो जिस अप्रोच से चलना चाहता है वो चले। सो ये क्या हो गया, 2 into 99 कितना होता है,
2 into 99 is 198 into 10 पावर 98। और फिर अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है आंसर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1.98 हो जाएगा और 10 पावर में 2 ऐड हो जाएगा। 98 पहले था तो 100 हो जाएगा। वो भी सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। ओके जी, इसके बाद 25 किसी ने भी मैंने देखा है कहा है, 25 किसी ने कहा है, लेकिन क्यों कहा है ये 25 देख लेते हैं। W is proportional to the square root of y. So W is proportional। जब लिखा होता है proportional तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मरियम यही प्रॉब्लम तो नहीं था? नहीं सर। इससे आगे प्रॉब्लम हो रहा, आगे चलते हैं। ओके जी, W is proportional to square root of y mean W is directly proportional to y, square root of y। और फिर कहते हैं y is inversely proportional to x, k over x। और वो k और ये k दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उसको कर दें k1 और इसको कर दें k2। When x is 4, अब आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, दोनों केस फाइंड करना। x is 4, y is 16। x is 4, y is 16, तो k2 क्या आ गया 64। ऐसा ही है भाई। सो k2 जब आ गया 64 तो इक्वेशन क्या बन गई, y is equal to 64 over x। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इधर W8 है और y 16 है, W8 है और y 16 है। सो √16 क्या होता है 4, तो k1 क्या आ गया 2। सो इसका मतलब W आ गया 2 √y। सो ये रिलेशन एक बन गया। आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है W इन टर्म्स ऑफ x। सो W इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना, मीन W आपने ऑलरेडी फाइंड तो किया और बट लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ y है, आपको इसको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां से जो y आपने फाइंड किया हुआ है 64 ओवर x, वो यहां पुट कर दें। सो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 2 √64 ओवर x। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है आगे। W इज इक्वल टू √64 कितना होता है 8, लेकिन √x तो उसी तरह रहेगा। तो ये आपके पास W आ गया 16 ओवर √x। सो W इज इक्वल टू 16 ओवर √x। कुछ क्वेश्चंस मेरा ख्याल है शायद रहते होंगे, अगर कोई रहते हैं तो वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। और अब आप कौन सा वेरिएंट अटेम्प्ट करेंगे, ग्रुप में चले मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।